हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है बच्चों। आज हम फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। 10th क्लास का 11वां चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है साउंड के ऊपर। तो आज हमने पढ़ना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। करैक्टरिस्टिक्स मतलब कि हमने देखना है कि साउंड की खसूसियात क्या हैं, हम किन खसूसियात की बिना पर साउंड को पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। क्लियर है? तो ये आज हमने सीखना। तो आइए देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बच्चों। इसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स में जो आपकी बुक में है, सबसे ये 3 तरह की करैक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। जैसे कि आपके पास है जी, लाउडनेस है, दूसरे नंबर पे पिच ऑफ साउंड है, पिच है, और तीसरे नंबर पे आपके पास है क्वालिटी। ये 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों। हमने इनको बारी बारी सीखना है कि इनके अंदर क्या कह रहा है। अगर हमने किसी साउंड को पहचानना है, रिकग्नाइज करना है, तो किस बेस पे करना है। तो सबसे पहले ज़रा देखिएगा, हम आते हैं लाउडनेस के ऊपर। अब लाउडनेस क्या है? ये वर्ड लाउड, ऊंचा, ठीक है, लाउडनेस। तो ये बेसिकली क्या होता है? लाउडनेस हम सबसे पहले उठाते हैं the characteristics of sound by which we can distinguish between loud and faint sound इज कॉल्ड लाउडनेस। बच्चों लाउडनेस की डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके जरिए से हम लाउड मतलब कि ऊंचा, फाउंट मध्यम, 2 आवाजों में फर्क कर सकते हैं। जो ऊंची आवाज हो और मध्यम आवाज हो, लाउडनेस के अंदर हम इन 2 आवाजों के दरमियान क्या करते हैं, फर्क जो है वो बताते हैं कि ये आवाज ऊंची है, ये आवाज जो है ये मध्यम है। तो बच्चों ये किस चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं? ये लाउडनेस जो होती है वो बेसिकली आपके पास सेम ऑब्जेक्ट से, सेम इंस्ट्रूमेंट, एक ही इंस्ट्रूमेंट की ये आवाज हो सकती है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की भी आवाज हो सकती है। क्लियर है? अच्छा बच्चों, इसको आम जो है समझने के लिए देखें कि अगर कोई 2 बच्चे जो हैं, 2 फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में बातें करते हैं, तो वो क्या करेंगे, स्लो आवाज में बातें करेंगे, ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बातें करेंगे। अगर कोई क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है या किसी एक मजमे से बात की जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। यही हमारा जो है फर्क है कि 2 दोस्तों के बीच में आप जो है स्लो बात करोगे, क्लियर है, और किसी मजमे में या क्लास को पढ़ाने के दौरान आप क्या करोगे, ऊंची आवाज में बात करोगे। इसी चीज का नाम है जी लाउडनेस। अब लाउडनेस के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इसके जो है ऐसे खूबियां हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, ये जो लाउडनेस है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। सबसे पहले किस चीज पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? हम स्टार्ट से साउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमने ट्यूनिंग फोर्क की जो वेव्स बनाई थी बच्चों, ट्यूनिंग फोर्क की वेव इस तरह से थी कि ये हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म बन रही थी। अब इसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है इस वेव के अंदर बच्चों? ये इस लाइन से लेके, ये 0 लाइन होती है, मीन पोजीशन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्लियर बच्चों? ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड कोई वेव बनाएगी उतनी ज्यादा उसकी लाउडनेस होगी, उतनी ज्यादा ऊंची होगी। क्लियर है? जिस साउंड की जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी उसकी क्या होगी, लाउडनेस ज्यादा होगी, वो आपको ऊंचा सुनाई देगा। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हो, ग्रेटर द लाउडनेस, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, higher will be लाउडनेस बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? जब आपके पास एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। क्लियर?
अब देखिएगा कि आपके पास इसको समझने के लिए लैब के अंदर एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया जाता है बच्चों, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रोंग होते हैं, दो बार होते हैं, ये आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, क्लियर है ये वाला। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप रबड़ पैड पे मारोगे, रबड़ पैड छोटा सा होता है, उसके ऊपर जब आप मारोगे तो इसके जो प्रोंग होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, इसके ये दोनों प्रोंग जो होंगे ये वाइब्रेट करेंगे। अगर आप इसको स्लो से मारोगे तो ये स्लो स्लो वाइब्रेट करेंगे, इसका जो एम्पलीट्यूड बनेगा एक्चुअल में ये जो वाइब्रेशंस करेगा यही तो एम्पलीट्यूड है। जितना दूर तक ये वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा। जैसे आप स्लो मारोगे ये ऐसे ऐसे स्लो स्लो वाइब्रेट करेगा, जैसे आप तेज मारोगे उसके ऊपर तो ये इसके एम्पलीट्यूड जो भी वो बढ़ जाएंगे, ये दूर दूर तक वाइब्रेशन करेगा, क्लियर है। इसी चीज का नाम हमने क्या रखा, एम्पलीट्यूड। हमने ये देखा कि इसके जो बार हैं ये कितनी दूर तक वाइब्रेशन करते हैं, जितनी दूर तक वाइब्रेशन करेंगे उतना आपके पास ये जो है एम्पलीट्यूड जो होगा ये बड़ा बनेगा, ये था। और अगर ये ज्यादा करेगा तो ये एम्पलीट्यूड बड़ा बनेगा, क्लियर, वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास जो था ये लाउडनेस के बारे में है कि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है। बच्चों इसको जरा मैथमेटिकली भी देख लें। जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ, ठीक है। एक मतलब होता है एम्पलीट्यूड, अगर आप एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ा दोगे तो यहाँ पर आप 2 लगाओगे तो ये कितनी लाउडनेस जो होगी, लाउडनेस की इसका स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो आपके पास जो लाउडनेस होगी वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप एम्पलीट्यूड को 4 गुना बढ़ाओगे तो 4 का स्क्वायर लोगे तो 16 बन जाएगा, तो ये 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर है ना। लाउडनेस जो है वो इंक्रीज करती है स्केलिंग के लिहाज से। ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है, कि मैंने एम्पलीट्यूड को 3 गुना कर दिया, लाउडनेस कितनी होगी, तो आपने क्या कहना जी, लाउडनेस वो तो 9 गुना हो जाएगी, क्लियर। एम्पलीट्यूड को 3 गुना बढ़ाने से लाउडनेस कितनी होगी, 9, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, क्लियर। तो अब हमने इसको देखना है कि ये सेकंड किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, उसको देखते हैं। बच्चों यही जो लाउडनेस है ये दूसरे नंबर पे डिपेंड कर रही है, सेकंड पे ये डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एरिया मतलब कि आप जिस चीज को बजा रहे हो, जिस चीज से आवाज पैदा करवा रहे हो, उसका एरिया कितना है, वो कितनी बड़ी चीज है, क्लियर है। कितनी बड़ी चीज से आप साउंड क्रिएट करवा रहे हो। तो बच्चों इसको जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये मेरे पास डस्टर है, इसका जो ये वाला एरिया है इतना है, मैं यहां पर मारूंगा ये आवाज पैदा होगी, ठीक, क्लियर है। अब ये इतना बड़ा जो है मेरे पास खड़ा है, व्हाइट बोर्ड खड़ा है, तो मैं इसके ऊपर मारूंगा तो इसकी आवाज ज्यादा आपको सुनाई देगी। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा आवाज सुनाई देगी। अगर मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही, इसकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। तो इसके मुकाबले में ये वाला एरिया कम है तो इसकी आवाज और कम हो गई, इसके मुकाबले में ये वाला एरिया बड़ा है तो इसकी आवाज और ज्यादा हो गई, क्लियर है। तो ये डिपेंड कर रही होती है एरिया के ऊपर। तो आप इसको लिख सकते हो, ग्रेटर द एरिया, जितना बड़ा एरिया लोगे, ग्रेटर एरिया प्रोड्यूसेस हायर लाउडनेस। बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा लाउडनेस आवाज प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा ऊंची आवाज को पैदा करवाएगा, क्लियर है। ये आपकी बुक ने ट्यूनिंग फॉर्क की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड के ऊपर मारते हो तो रबड़ पैड का चूंकि एरिया छोटा सा होता है, क्लियर है, वो रबड़ पैड के ऊपर लगेगा, आवाज थोड़ी आएगी। लेकिन उसी ट्यूनिंग फॉर्क को क्लास के बेंच के ऊपर मारा जाए, बेंच का देखिए साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो जैसे बेंच के ऊपर लगेगा तो क्या होगी, लाउडनेस ज्यादा होगी, वो ज्यादा आवाज पैदा करेगा। तो बच्चों जो आपके पास एरिया है, ठीक है, वो जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपको लाउडनेस सुनाई देगी, उतनी ज्यादा आवाज सुनाई देगी, क्लियर। अब इसका तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है बच्चों, तीसरे नंबर पे है जी डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी।
जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, आप उससे कितने फासले पर खड़े हो, कितने डिस्टेंस पे खड़े हो। क्लियर है? जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जो आवाज पैदा कर रही है, आपसे कितने दूर खड़े हो। अगर फर्ज कर ले मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इस कमरे के अंदर जितने बच्चे बैठे होंगे उनको मेरी आवाज सुनाई देगी, और जो बाहर गेट पे खड़े होंगे तो उनको तो मेरी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। क्लियर? जितने दूर चले जाओगे उतनी आवाज आपको कम सुनाई देगी, जितने पास आओगे उतनी आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी। तो ये क्या कहता है, क्या कहता है भला, लाउडनेस जो होती है डिक्रीज, लाउडनेस डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को बढ़ाओगे, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाओगे, ज्यादा करोगे तो आपकी लाउडनेस क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। इसी तरह अगर आपने ये आम जो है डेली लाइफ के अंदर आप कहीं पर देखते हो कि ढोल बज रहा है, क्लियर, जब ढोल जिस जगह पर बज रहा होता है वहां पर बहुत ज्यादा आवाज हो रही होती, तीसरे चौथे मोहल्ले के अंदर या तीसरी चौथी बस्ती के अंदर क्या होता है, ढोल की आवाज कम सुनाई देती है। जितने दूर चलते जाओगे आवाज आपको कम आएगी, लाउडनेस कम होती चली जाएगी। तो बच्चों जो लाउडनेस का जो रिलेशन है, लाउडनेस का जो रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो इनवर्स का स्क्वायर का रिलेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं। मतलब अगर लाउडनेस 2 गुना बढ़ेगी, या आप ये कह रहे हैं कि मैंने डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाया, डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाओगे तो लाउडनेस जो होगी वो 4 गुना कम हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है बटे के अंदर, जो रकम बटे के अंदर होती है अगर वो बढ़े तो दूसरी ऊपर वाली कम हो जाती है। क्लियर है? अगर दोनों आमने सामने होंगी, हमने कहा था लाउडनेस का जो एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ये दोनों आमने सामने हैं तो एक बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, बड़े में होगी तो एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगी। अगर हमने इसको 2 गुना बढ़ाया था तो ये 4 गुना लाउडनेस बढ़ी थी, अगर इसको हम 2 गुना बढ़ाते हैं तो लाउडनेस कितने गुना कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। बात की समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर देखिएगा मैंने डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये क्या हुआ बटे के अंदर जो है ये 4 गुना लाउडनेस कम हो गई। ठीक है, 4 गुना लाउडनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। बात की समझ आ रही है ना? अगर आपसे कहा जाए कि आपने डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया तो इसकी लाउडनेस कितनी कम हो जाएगी, 3 गुना बढ़ाने से लाउडनेस बच्चों 9 गुना कम हो जाएगी। अगर वो कहेगा मैंने डिस्टेंस कम किया है, मतलब कि जहां आवाज आ रही थी मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, आवाज की तरफ जाओगे, ढोल की तरफ जाओगे तो क्या होगी, लाउडनेस बढ़ती चली जाएगी। आप 2 गुना आगे ट्रेवल करोगे, डिस्टेंस को कम करोगे आवाज की तरफ तो आपकी लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर है? साउंड की तरफ जाओगे लाउडनेस बढ़ेगी, साउंड से पीछे आओगे तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास जो थे ये लाउडनेस के फैक्टर्स थे। और भी इसके फैक्टर हैं अगर उनको देखा जाए तो बच्चों एक होता है इसका डेंसिटी, एक जो इसका फैक्टर और है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, गाढ़ापन। कोई मीडियम जितना गाढ़ा ज्यादा होगा, जितना थिक ज्यादा होगा, उतनी उसके अंदर जो है लाउडनेस भी ज्यादा होगी। क्लियर है? अगर आपके पास हवा जो है, हवा में से जो साउंड ट्रेवल करता है वो स्लो ट्रेवल करता है, क्यों, हवा के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इसी तरह अगर आप पानी के अंदर चले जाओ, पानी के मॉलिक्यूल चूंकि पास होते तो वहां पर साउंड ज्यादा ट्रेवल करेगा। इसी तरह सॉलिड्स के अंदर जब आ जाओ तो वहां पर और ज्यादा ये जो है ट्रेवल करेगा साउंड। तो ये मीडियम डिपेंडेंट होती है हमारी साउंड, जितने मॉलिक्यूल्स पास होंगे उतना ज्यादा ये जो है लाउडनेस होगी, उतनी ज्यादा आवाज सुनाई देगी। क्लियर है? तो ये डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रही होती है, मतलब कि ग्रेटर डेंसिटी आप करोगे, ग्रेटर डेंसिटी तो आपका जो साउंड होगा, साउंड जो आपको सुनाई देगा वो क्या हो जाएगा, हाई साउंड होगा। क्लियर है? इसी तरह आपने एक और काम करना है जी, आपने ले आए जी एक आपकी बुक पे साइड इंफॉर्मेशन बच्चों रेजोनेंस की, कि रेजोनेंस अगर आप प्रोड्यूस करवाओगे तभी भी लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। रेजोनेंस क्या होता है इसको जरा समझें।
रेजोनेंस ये होता है कि अगर आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं किसी एक चीज के साथ, ये भी है और ये भी दो बंधे हुए हैं, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, आपने इसको जो है वो मूव करवा दिया, आगे पीछे मूव करवा दिया, मूव करवाया। अब ये एक ही स्पोर्ट के साथ बंधे हुए हैं, इसके मूव करने की वजह से इसके ये जो स्पोर्ट है ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इसके वाइब्रेशंस की वजह से अगर ये भी वाइब्रेट करने लग जाए तो दोनों की जो आवाज पैदा होगी उसको बोलते हैं रेजोनेंस। अगर आपके पास ये घंटी है ना, घंटी है, आप इसको बजा रहे हो, इसकी वजह से अगर ये भी हिलने लग जाती, खुद ब खुद, आपने कुछ नहीं कहा इसको, ये खुद ब खुद हिलने लग गई, एक ही सारे के साथ बंधी हुई है, तो ये क्या करेगी, ये भी बजने लग जाएगी, दोनों घंटियां सेम टाइम पे बजेंगी तो ज्यादा आवाज सुनाई देगी। इसी चीज का नाम है जी रेजोनेंस। रेजोनेंस जब पैदा होगी तब भी आपको लाउडनेस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। रेजोनेंस के बढ़ने से, रेजोनेंस के क्रिएट होने से लाउडनेस भी क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों जो लाउडनेस है, लाउडनेस के यूनिट्स भी होते हैं। लाउडनेस बच्चों एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। सब्जेक्टिव क्या होती है इसका भी आप थोड़ा सा देख लें। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होती है, ये क्या करे, चेंज करे पर्सन टू पर्सन, चेंज पर्सन टू पर्सन, उस चीज को सब्जेक्टिव बोलते हैं। मतलब कि अब जरा सुनो, अगर कोई आपका घर में बुजुर्ग है तो आप उसको जब आप बोलते हो, बातें करते हो, उसको सुनाई नहीं देती, वो कहता है जी ऊंचा बोलो, क्योंकि उसके जो कानों के अंदर जो है वो आवाज नहीं जा रही होती। आप ऊंचा बोलते हो, ठीक है, आप ऊंचा बोल रहे हो, फिर जाके वो सुन रहे हैं। तो लाउडनेस हर एक के लिए अलग अलग होती है। फर्क हो सकता है जो हम ऊंचा बोल रहे हो वो दूसरों के लिए शोर हो, उसको जो है वो इजीली समझ आ रही हो। क्लियर है। ये जो लाउडनेस है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे कानों की जो समात होती है वो भी कम होती चली जाती है। तो फिर क्या करते हैं, बुजुर्गों को बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊंचा बोलना पड़ता। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं वो जो चेंज होती रहती हैं हर शख्स के लिए। ऐसा नहीं है कि जी अगर हम बातें कर रहे हैं क्लास के अंदर, हो सकता है वो दूसरों को शोर लग रही हो, ठीक है। अगर जो है ऐसी वो हर एक के लिए अलग अलग होती हैं, वो उसको नागवार गुजर रही हूँ। क्लियर। तो ये जो है हर पर्सन के लिए अलग अलग होती हैं। और इसके जो है यूनिट्स भी होते हैं, लाउडनेस के यूनिट जो होते हैं वो डेसिबल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, डेसिबल, या इसको डीबी कहा जाता है। जब कोई आवाज पैदा हो रही होती तो हम क्या कहते हैं, ये कितनी ऊंची है, डेसिबल के अंदर जो है वो कहा जाता है। सबसे कम डेसिबल जो है वो आप कहते हैं जी पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्लास के अंदर कहते हैं जी, टीचर कहता है जी चुप हो जाओ, पिन ड्रॉप साइलेंस करो, तब जो आवाज आती है वो 0 डेसिबल होती है। क्लियर है, वो 0 डेसिबल होती है। इंटेंसिटी होती है कोई ना कोई, इंटेंसिटी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आप जो है विस्पर कर रहे हो, सरगोशी कर रहे हो, ठीक है, विस्पर कर रहे हो, सरगोशी जो की जाती है वो आपके पास 20 to 30 बेल्स के दरमियान होती है। 20 to 30 डेसिबल ये इसके दरमियान में होती है कि जब आप आवाज कानों में बात कर रहे हो। अब ये देखो, ये सब्जेक्टिव है। हो सकता है कोई बच्चा ऊंची ऊंची सरगोशी करता हो, सुनो बात सुनो, जिस तरह ये कहा कि बात सुनो, ठीक ठीक है। तो ये हर एक के लिए हो सकता है जो बिल्कुल कान में खामोश कहता हो। तो ये सरगोशी जो है जो नॉर्मल है वो कितनी 20 से 30 डेसिबल होती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। इसी तरह जब हम बातें करते हैं, एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ जब बातें कर रहे होते हैं, तब हम जो है 50 डेसिबल पे होते हैं। 50 डेसिबल नॉर्मल आवाज में बात की जाती है। हो सकता है एक बच्चा जो ऊंचा ऊंचा बातें करता हो, जिस तरह मोबाइल फोन पे लगे हो, पूरे घर सर पे उठाया हो, क्लियर, ऊंची बातें करता हो, तो उसके लिए अलग होगी। इसी तरह आपके पास जो है ये बढ़ती चली जाती है। वैक्यूम क्लीनर जो होता है, वैक्यूम क्लीनर सफाई करने वाला, उसकी 70 डेसिबल होती है, ठीक है। इसी तरह जो आप जो है म्यूजिक वगैरह सुनते हो, उसके भी 70 to 80 डेसिबल के आसपास होती है। लेकिन जैसे ये बढ़ती जाए ना, मोर देन हो जाए, ये आपके पास लाउडनेस बढ़ जाए, कितना जी 120 डेसिबल से बढ़ जाए, तो ये नॉइज शोर में आ जाएगा कि ये बच्चा जो ये शोर कर रहा है। अब हो सकता है आप देखें म्यूजिक जो होती है, आप इतना ऊंचा जो लाउड सुनते हो, क्लियर,
ये जो नॉर्मल है वो 7 to 80 है, लेकिन ज़्यादा ऊंची भी आवाज़ म्यूज़िक सुनी जाता है। वो हो सकता है दूसरों के लिए शोर हो सकता है आपके लिए जो है वो बड़ा सुरूर दिल को दे रही हो म्यूज़िक। क्लियर है? तो ये जो है ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जो हर एक के लिए सेम हो, इसका जो है इंटेंसिटी वो ऑब्जेक्टिव है, हमने उसको देखना है। अब हम नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं, ये ज़्यादा लेंथी हो गई, चलें अब नेक्स्ट आते हैं जी पिच पे। पिच क्या चीज़ है इसको ज़रा देखें। पिच वो क्रिकेट वाली पिच नहीं है, ये साउंड वाली पिच होती है। क्लियर है? ये ना समझ लेना कि क्रिकेट वाली पिच है। अच्छा बच्चों, पिच क्या होती है? बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है फर्क करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव वॉइस। इसके अंदर आप क्या करते हो? श्रिल का मतलब होता है पतली, ग्रेव का मतलब होता है भारी। आपने क्या करना है? पतली और भारी आवाजों में फर्क करना है, किसकी आवाज पतली है, किसकी आवाज भारी है। तो इसका नाम जो है वो पिच है। जिस तरह से जी अगर कोई बच्चा या कोई लड़की बात करती है तो क्या होता है कि उसकी जो आवाज़ आप फौरन पहचान जाते हो, जी ये लड़की है, ये बच्चा है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ पतली होती है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ है या कोई और बड़ा आदमी जो है वो बात कर रहा है, उसकी जो आवाज़ की जो पिच होती है वो ग्रेव होती है, मतलब कि वो भारी आवाज़ दे रहा होता है, तो आपको फौरन पता चल जाता है ये जो है इसकी ये आदमी बात कर रहा है। बच्चों ये पिच डिपेंड किस चीज़ पे ऊपर कर रही होती है? पिच के पास जो है इट हैज सेम इंस्ट्रूमेंट, ये सेम इंस्ट्रूमेंट से आ रही होती है। ठीक है? इस यहां से ये सेम भी हो सकता है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिससे आप जो है वो पिच क्रिएट करवा रहे हो। जिस तरह से जी गिटार है या वायलिन है, जो कोई भी एक चीज़ है, आप उससे जो है वो भारी आवाज़ भी निकाल सकते हैं, दूसरी जो है वो बारीक आवाज़ भी, पतली आवाज़ भी निकाल सकते हैं। तो ये सोर्स एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? सेम सोर्स होता है जी, और सेम लाउडनेस होती है। ये जब आप करवाते हो तो ये सेम लाउडनेस पे होना चाहिए। ये ना हो कि एक तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, एक जो है वो बिल्कुल स्लो हो, ये नहीं होना चाहिए। लाउडनेस सेम होनी चाहिए, बट है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट, इसकी जो चेंज कहाँ से आती है? इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसका नाम फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में आप 10 वेव प्रोड्यूस करवा लो, फ्रीक्वेंसी 10 होगी। एक सेकंड में आप एक वेव प्रोड्यूस करवा लो, वो एक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो इस चीज का नाम है जो है आपके पास पिच है। तो बच्चों ये जो है आपका पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर, आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि इससे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पास कोई ये ग्राफ बन रहे हैं, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मैंने लाइनें इस वजह से लगाई ताकि हम क्या करें जी, हमारे पास जो आवाज हो सेम लाउडनेस की हो। देखिएगा, एक जो आपके पास होती है ना, एक जो वेव होती है उसके पास एक ही क्रस्ट होता है, एक ही ट्रफ होता है। एक ही क्रस्ट एक ही ट्रफ, इसका मतलब ये एक वेव प्रोड्यूस। इधर देखिएगा, एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक क्रस्ट एक ट्रफ। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 है, क्योंकि 2 वेव प्रोड्यूस हुई है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है जी? वो 1 है, क्योंकि एक वेव प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो है लो पिच होगी, इसकी पिच कम होगी, ये लो पिच है, और ये हाई पिच है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास श्रिल है, यानी कि ये पतली आवाज है, और ये आपके पास क्या है? ये ग्रेव है, यानी कि मोटी आवाज है। क्लियर है? ये भी चीज बच्चों सब्जेक्टिव होती है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जिसकी आवाज लड़कियों जैसी हो बंदे की, हो सकता है कोई ऐसी लड़की मिले जिसकी आवाज जो है वो लड़कों जैसी हो। ठीक है? तो ये जो आवाज जो होती है ये
ये भी सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही, तो हो सकता है किसी को उसकी आवाज़ सही लग रही हो, लेकिन कोई किसी का कमेंट होता है कि इसकी आवाज़ जो है वो नहीं सही, इसकी भारी आवाज़, इसकी मोटी आवाज़, या जिसकी मोटी हो दूसरे को पतली लग रही हो, तो ये भी सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है। अब जो है हम देखते हैं अपना लास्ट इसका जो है क्वालिटी ऑफ साउंड की तरफ आते हैं कि वो क्या चीज़ है। क्वालिटी, बच्चों क्वालिटी ऑफ साउंड को हमने देखना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू वॉइसेस, दो आवाजें ऐसी हैं जिनकी शर्त क्या है, हैविंग सेम लाउडनेस, दूसरे नंबर पे है सेम पिच। आपने दो ऐसी आवाजों में फर्क करना है जिनकी लाउडनेस भी सेम हो, जिनकी पिच भी सेम हो, तो वो आपके पास जो है वो क्वालिटी कहलाएगी। बच्चों ये टोटल जो है ये म्यूजिक से रिलेटेड है, जो म्यूजिक वाले जो सॉन्ग जो है वहाँ पर कंपोजिशन की जाती है, तो उसके अंदर इसको जो यूज़ किया जाता है, क्वालिटी को चेक किया जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अब देखिएगा, अगर दो बच्चे हैं या कोई क्लासरूम के अंदर जो लोग बातें कर रहे होते हैं, आप एक ही आवाज़ में ऊंचा शोर करते हैं ना, ऊंचे शोर में बातें करते हैं क्लासरूम के अंदर बच्चे, तो आप फौरन पहचान जाओगे ये मेरे फलां दोस्त की आवाज़ है, ये मेरे फलां दोस्त की आवाज़ है, या आप पहचान जाओगे कि इनके बीच ये लड़की की आवाज़ है। ये क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड है। क्लियर है कि आपने सेम लाउडनेस की और सेम फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ऊंची भी उतनी ही है, लेकिन आप फिर भी फर्क कर रहे हो कि ये मेरे फलाने दोस्त की आवाज़ है, ये उस दोस्त की आवाज़ है, या ये उस बच्ची की आवाज़ है। क्लियर है, तो ये जो आवाज़ें के अंदर फर्क किया जाता है, ये आपके पास क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है। अच्छा बच्चों, क्वालिटी ऑफ साउंड जो है इसको एक और एग्जाम्पल से भी समझा जा सकता है कि अगर क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा एक बांसुरी बजा रहा है, एक जो है वो गिटार बजा रहा है, या एक बच्चा जो है वो बाजा बजा रहा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क को जो है वो मारी जा रहा है, तो आप सबकी आवाज़ें पहचान सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये बांसुरी की आवाज़ है, ये गिटार की आवाज़ है, ये ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज़ है, और ये जो है उस बाजे की आवाज़ है जो बजाया जा रहा है। क्लियर है, तो आवाज़ों के अंदर जो फ़र्क किया जाता है वो क्या कहलाता है आपके पास, वो जो है क्वालिटी ऑफ साउंड है। तो बच्चों आपकी बुक ने यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, तो आपने उन आवाज़ों को पहचानना है। तो बच्चों देखिएगा, ये 3 ग्राफ आपकी बुक ने दिए हुए हैं, ये 3 ग्राफ हैं, तो इनकी जो है आपने जो है क्वालिटी सेम रखने के लिए आपने क्या किया, आपने लाउडनेस को भी सेम रखना है, पिच को भी सेम रखना है। एक जितना इसका एम्पलीट्यूड ऊंचा जाना चाहिए, एक जितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्लियर है, तो आपको एक इस तरह की जो है वो ग्राफ मिलता है, जो कि हमने अक्सर देखा है। हम पहले चैप्टर पहले टॉपिक से स्टार्ट करें, जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसकी एक ऐसी जो है आपको मिलेगी जो डायग्राम है। इसी तरह जो बांसुरी है उसके अंदर उतार चढ़ाव होता है, तो कहीं से वो बैठ जाती है, कहीं से ऊपर चली जाती है, तो ये जो है एक कंटिन्यूसली जो है वो मूव कर रही होती है। तो हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास बांसुरी की आवाज़ है, फ्लूट की आवाज़ है। ठीक है, क्लैरिनेट होता है, बाजा होता है, तो ये उसकी जो है उसके बाद जो है बाजा जो होता है वो और तो थोड़ा सा बेतरतीबा होता है, या दूरबीन जो सॉरी जो बीन होती है नाक पकड़ने वाली, तो ये उनकी आवाज़ें इस तरह से है। तो ये जो आपके पास ये ट्यूनिंग फॉर्क की है, आपके पास ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है ये किन चीज़ों की आवाज़ें हैं। तो ये आपके पास जो है फ्लूट की आवाज़ है, ये आपके पास क्लैरिनेट यानी कि जो बाजा बजाया जाता है, बाजा आपने देखा होगा बारात के साथ होता है बाजा, तो उसकी जो आवाज़ है, इन तीनों की आवाज़ के अंदर आप डिफरेंस कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। अब जो है ये हमारा जो था कंप्लीट टॉपिक था। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि शोर वाली आवाज़ें कौन सी होती हैं और म्यूजिकल आवाज़ें कौन सी होती हैं। तो ऐसी आवाज़ें जो कानों को ना खुशगवार गुजरे उनको बोलते हैं कि ये नॉइजली वॉइसेस हैं, ये शोर वाली आवाज़ें हैं। और ऐसी आवाज़ें जो कानों के लिए खुशगवार हों, सुरूर दें जी, क्लियर है, वो सुनने में अच्छी लगें, वो हम कहते हैं ये म्यूज़िकल जो साउंड्स हैं। क्लियर है। और ये जो है म्यूज़िकल जो साउंड्स होते हैं उनकी जो ग्राफ बनते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस ग्राफ आपको मिलता है। और जो शोर वाली आवाज़ें होते हैं उनके जो ग्राफ होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, वो जो होते हैं बेढंगम से होते हैं।
कहीं पर शोर ज़्यादा आ जाता है, कहीं पर और नहीं आ रहा, कहीं पर और बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो ग्राफ आपको नज़र आते हैं ये शोर के ग्राफ होते हैं। बाकी जो तरतीब के साथ ग्राफ होते हैं वो जो है वो म्यूजिकल ग्राफ होते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए ताकि नए जो लेक्चर हम तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।